भूत की कहानियां आखिर हमें इतना डराती क्यों हैं? क्या वजह सिर्फ कुछ डरावने पल होते हैं या फिर इसके पीछे डर का एक पूरा साइंस काम करता है? आज हम एक बहुत ही मशहूर बंगाली लोक कथा मेछो भूत को सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि इसे परत दर परत खोल कर देखेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि डर को इतनी बारीकी से, इतनी कुशलता से कैसे बुना जाता है। तो चलिए इस कहानी के अंदर उतरते हैं। जरा सोचिए, सुबह कोई उठे और उसे अपने घर की तरफ आते हुए पैरों के निशान मिले, लेकिन पंजे उल्टी दिशा में हों। ये वो एक लाइन है जो इस कहानी की रूह है। यही वो बात है जो एक आम भूत की कहानी को एक परेशान कर देने वाले रहस्य में बदल देती है। ये लाइन अपने आप में डर की पहली ईंट रखती है। तो किसी भी अच्छी हॉरर कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक बिल्कुल क्लासिक सेटअप से होती है। एक तूफानी रात, एक सुनसान कटी हुई जगह और एक नया नवेला परिवार जो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उनका सामना किस चीज से होने वाला है। तो कहानी में हैं कौन कौन? देखिए, एक तरफ है तपन, उनकी पत्नी मंदाकिनी और उनकी दो बेटियां सुगंधा और इंद्राणी। ये लोग शहर से एक सरकारी बंगले में शिफ्ट हुए हैं। और ये बंगला कहाँ है? नदी के किनारे, गांव से बहुत दूर, एकदम अलग थलग। और फिर वहां है भुवन, एक रहस्यमयी केयरटेकर जो कहानी में खतरे का पहला संकेत लेके आता है। परिवार के पहुंचते ही भुवन उन्हें रात में और खासकर बारिश के वक्त बंगले तक जाने के लिए मना करता है। वो एक बड़ा अजीब सा बहाना बनाता है, कहता है कि गांव वाले सूरज ढलने के बाद नदी पार नहीं करते। ये चेतावनी, ये कहानी का पहला धागा है, एक इशारा कि उस नदी में, उस पानी में कुछ तो गड़बड़ है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां बहुत ही अजीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। ये ऐसे छोटे छोटे संकेत हैं जिन्हें वो परिवार या तो देख नहीं पाता या फिर बस नजरअंदाज कर देता है। भुवन गाड़ी में लिफ्ट लेने से मना कर देता है और कहता है कि वो पैदल ही आ जाएगा। और हैरानी की बात यह है कि जब परिवार अपनी गाड़ी से बंगले पर पहुंचता है, भुवन भी लगभग उसी वक्त वहां पहुंच जाता है। ये कैसे हो सकता है? मतलब पैदल चलकर कोई गाड़ी की रफ्तार को कैसे मैच कर सकता है? ये एक छोटा लेकिन नामुमकिन सा संकेत था जिसे परिवार ने थकान और अंधेरे का वहम मानकर टाल दिया। अब देखिए, यहां जो बात सच में दिलचस्प है वो है ये दोहरापन। एक तरफ परिवार अपनी रोजमर्रा की दुनिया में लगा हुआ है, सामान खोलना, नए घर की तारीफ करना, और दूसरी तरफ एक अनदेखी डरावनी हकीकत धीरे धीरे शक्ल ले रही है। भुवन की वो नामुमकिन रफ्तार, नदी के बारे में उसकी चेतावनी और वो रहस्यमयी उल्टे कदम। ये जो कंट्रास्ट है ना, यही उनकी लाचारी को और भी गहरा बना देता है। अगली सुबह डर और ज्यादा साफ हो जाता है। घर के दरवाजे तक गीली मिट्टी पर पैरों के निशान मिलते हैं, लेकिन ये निशान घर से नदी की तरफ नहीं जा रहे थे, ये नदी से घर की तरफ आ रहे थे। और सबसे डरावनी बात, पैर उल्टे थे। भुवन ही वो शख्स है जो इस भयानक सच को बताता है कि भाई जिसके पांव उल्टे हों उसके निशान तो ऐसे ही बनेंगे। अब तक जो डर सिर्फ इशारों में था, वो अब सीधा और पर्सनल होने वाला है। कहानी की रफ्तार अब तेज होती है और खतरा परिवार की बड़ी बेटी सुगंधा के एकदम सामने आकर खड़ा हो जाता है। नदी के किनारे 16 साल की सुगंधा की मुलाकात एक लड़की से होती है। वो देखने में बहुत सुंदर है, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, एक अजीब सा खिंचाव है उसके चेहरे में। ये उस बुरी ताकत से पहला आमना सामना है जिसने खूबसूरती का एक नकाब ओढ़ रखा है। और फिर वो लड़की एक बहुत ही अजीब सी, सीधी सी मांग करती है, मुझे मच्छी दोगी। ये सुनने में एक आम सा सवाल लगता है, लेकिन यही वो पल है जब मेछो भूत यानी मछली वाले भूत की असल पहचान सामने आती है। उसका मकसद साफ है, उसे मछली चाहिए। जैसे ही सुगंधा अपनी बहन को आवाज देने के लिए पलटती है, वो खूबसूरत लड़की गायब हो जाती है, हवा में, बिना कोई निशान छोड़े। ये घटना सुगंधा को हैरान परेशान कर देती है। अब ये पक्का हो जाता है कि जिससे वो मिली थी वो कोई आम इंसान नहीं थी। और अब कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंच रही है। अब तक जो बेचैनी थी वो अब खालिस डर में बदलने वाली है, और इस पूरे खौफ के सेंटर में है सुगंधा। तो होता यह है कि सुगंधा का घर लौटना एक भयानक सफर बन जाता है। उससे बाजार से मछली और मिठाई लाने के लिए भेजा जाता है। उसे देर हो जाती है और लौटते लौटते अंधेरा घिराता है। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचती है, उसे सड़ी हुई मछली की एक तेज घिनौनी गंध महसूस होती है। फिर उसे लगता है जैसे कोई परछाई ठीक उसके साथ साथ चल रही है, और आखिर में एक ऐसी आवाज जो कहीं से नहीं आ रही उससे मछली की मांग करती है। हवा में एक डरावनी फुसफुसाहट गूंजती है, मामा के माच दिया। ये आवाज किसी इंसान की नहीं है,
ये बस हवा में है, जो इसे और भी ज्यादा भयानक बना देती है। जब सुगंधा डर के मारे कोई जवाब नहीं दे पाती तो वो आवाज, वो गुस्से में बदल जाती है। अब वो मांग नहीं, वो धमका रही है। भूत का असली खतरनाक रूप अब सामने आ रहा है और सुगंधा घबराकर अपने घर की ओर भागती है। देर रात रसोई से कुछ अजीब आवाजें आती हैं। मंदाकिनी जब वहां जाती है तो वो जो नजारा देखती है उसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। सुगंधा रसोई में खड़ी है और उसके हाथों में कच्ची मछली है। उसका चेहरा और कपड़े खून से सने हैं और उसकी आंखों में एक राक्षसी, एक बेहद डरावनी चमक है। और फिर सुगंधा के मुंह से वो शब्द निकलते हैं जो सारे खौफ को पूरा कर देते हैं। भूख लगी थी, इसने मुझे मच्छी खिलाए, अब मैं इसके साथ रहूंगी। अब सब कुछ साफ हो जाता है। भूत ने सुगंधा पर कब्जा कर लिया है। उसका असली मकसद सिर्फ मछली नहीं बल्कि सुगंधा खुद थी। कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, लेकिन हमारा काम अब शुरू होता है। तो आखिर इस कहानी में ऐसा क्या था जिसने इसे इतना असरदार बनाया? चलिए डर पैदा करने वाले इन टूल्स को समझते हैं। तो देखिए, ये कहानी डर पैदा करने के लिए कुछ क्लासिक तकनीकों का इस्तेमाल करती है। सबसे पहले आइसोलेशन या कहे अकेलापन। गांव से दूर वो बंगला परिवार को बिल्कुल असहाय बना देता है। फिर है फोरशैडोइंग, यानी भुवन की चेतावनी जो आने वाले खतरे का इशारा देती है। फिर आता है अनकानी, मतलब वो चीजें जो समझ से परे हैं, जैसे कि वो उल्टे पैरों के निशान। सेंसरी डिटेल्स, जैसे सड़ी मछली की गंध जो डर को एकदम असली महसूस कराती है। और आखिर में सबसे ज्यादा परेशान करने वाला तत्व, करप्शन ऑफ इनोसेंस, यानी एक मासूम लड़की पर किसी बुरी शक्ति का कब्जा। इन सभी तकनीकों का इस्तेमाल करके ये कहानी एक साधारण सी लोक कथा को एक सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव में बदल देती है। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे अच्छा डर अचानक से डराने से नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे माहौल बनाने से, रहस्य और एक मनोवैज्ञानिक तनाव पैदा करने से आता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। लोक कथाओं और पुरानी कहानियों में छिपे ये बुनियादी डर, अकेलेपन का डर, अनजाने का डर, आज की इस मॉडर्न दुनिया में भी हमारे लिए इतने असरदार और रेलेवेंट क्यों हैं?